हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। जब हम बात लोकोमोशन की करते हैं तो लोकोमोशन में एक चीज़ की प्लेस भी बदलती है। अगर ये मूव करते हुए यहाँ से यहाँ आई है तो उनका पॉइंट चेंज होना चाहिए जहाँ पे थे, इसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। लेकिन मूवमेंट सिर्फ एक मूवमेंट है। अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो ये अपनी जगह पर अगर हिल रही है तो ये मूवमेंट है, लेकिन अपनी जगह से उठकर ये कहीं आई है तो उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ लोकोमोशन के। एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइक इन अमीबा। तो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अमीबा क्या करता है, अपने प्रोटोप्लाज्म को एडजस्ट करता है। जैसे अगर यहाँ पे खाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टोमा बनाने की कोशिश करेगा, माउथ बनाएगा, मतलब अंदर एक, जैसे ऐसा है अमीबा और यहाँ फूड पार्टिकल है तो वो इस तरीके से कर लेगा ताकि फूड पार्टिकल उसके अंदर गिर जाए। तो ये जो मूवमेंट है उसके प्रोटोप्लाज्म की, ये एक मूवमेंट है। ठीक है, क्या है ये, मूवमेंट है। ऐसा तो नहीं हुआ प्रोटोप्लाज्म एक जगह से उठ के दूसरी जगह आया, अगर दूसरी जगह जाता तो हम उसको लोकोमोशन बोलते। तो ये जो जिस तरीके की हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट बोल रहे हैं। अमीबा में देखते हैं इसीलिए हमने अमीबॉइड मूवमेंट बोल दिया। ऐसी मूवमेंट और हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। इनका काम क्या होता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जब भी बाहर से कोई फॉरेन पार्ट, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस जाएगा तो उससे ये लड़ेंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। तो ये भी कैसे मूव करते हैं, अमीबा की तरह ही मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट कैसी होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स हैं ये कैसे मूव कर सकते हैं, तो क्या होता है तो ये भी सेल, एक सेल ही है मैक्रोफेज भी, जिसके पास अपना न्यूक्लियस है, अपना सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अपना डीएनए है, सब कुछ है। तो ये मूव कैसे करता है, इसके सेल, वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें साइटोस्केलेटन लगे रहते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, एक सेल का स्केलेटल सिस्टम जो उसको मूव करने में हेल्प करे। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, वैसे सेल का भी स्केलेटल सिस्टम है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो मूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स। तो सीलिया हमको पता है बैक्टीरिया पे होते हैं, फ्लैजिला भी होते हैं और टेंटिकल्स हाइड्रा में होते हैं। ये भी हेल्प करने में, मूव करने में हेल्प करता है। तो अभी हम ये देखेंगे आगे इनका पूरा मूवमेंट कैसा होता है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो अगर मैं ये अपना हाथ हिला रही हूँ तो ये मूवमेंट है ना कि लोकोमोशन। पर अगर मैं उठकर चलने लगी तो वो लोकोमोशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जो प्लेस थी, मैं जहाँ पे थी वो मैंने चेंज की है। सम मूवमेंट रिजल्ट इनटू चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, सच अ वॉलंटरी मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोशन में क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस होता है। जब तक चेंज ऑफ प्लेस नहीं होगा, एक क्राइटेरिया हमको देखना है। अगर कोई हमसे पूछे लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, अगर हमने चेंज ऑफ प्लेस बोला है तो हमारा आंसर 100% करेक्ट है। बस एक क्राइटेरिया लगाना है। ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अगर अब अपने लोकोमोशन और मूवमेंट का डिफरेंस समझ लिया, अब हम कुछ बात करते हैं कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स पे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से वो मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अपने हाथ पैर हैं, ठीक है, वैसे लोअर एनिमल्स में या लोअर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ क्या ये स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको देखते हैं। तो अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था सीलिया, टेंटिकल्स एंड फ्लैजिला हेल्प टू मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल है मूवमेंट का। तो सीलिया की अगर बात करें तो पैरामीशियम में होते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम कैसा होता है, स्लीपर एनिमल आपको पता है, इस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या है, इधर गड्ढा है,
ये गड्ढा जो है इसके पास में क्या होंगे, सीलिया लगे रहेंगे। ठीक है, सीलिया क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर से भी थिन। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो दिखेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि पैरामीशियम ही नहीं दिखता तो सीलिया कैसे दिख सकता है। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सीलिया होंगे। तो जैसे ही फूड पार्टिकल या कुछ भी यहाँ आएगा तो क्या करेगा, वो सीलिया में फंस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, उसका हेल्प करेगा फूड के लिए इंजेस्ट करने में। और दूसरा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी उसके, मतलब पूरे बॉडी पे सीलिया लगे हुए हैं। तो सीलिया की मदद से कैसे वो हर चीज़ को झाड़ते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, सीलिया इन पैरामीशियन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन द लोकोमोशन। ठीक है, तो ये जो साइटोफेरिंग्स क्या था, ये जो माउथ जैसा था उसके नीचे साइटोफेरिंग्स होगा। फेरिंग्स क्या होता है, हमेशा समझो जो फेरिंग्स है उसका काम होगा फूड को माउथ से लेके स्टमक तक डाइजेस्ट करने तक लेके जाना, तो वही पार्ट फेरिंग्स होता है। ठीक है, बीच का पार्ट। तो यहाँ पे ये फेरिंग्स है, एक्चुअल मीनिंग नहीं है फेरिंग्स का यहाँ पे, पर वो एक्ट कर रहा है फेरिंग्स की तरह। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं टेंटिकल्स का। टेंटिकल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, हाइड्रा में। हेल्प्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो वैसे ही सीलिया का जैसा ही टेंटिकल्स है, बट फ़र्क क्या है, टेंटिकल्स बड़े होते हैं और सीलिया छोटे होते हैं। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला फाउंड इन बैक्टीरिया यूज इट टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, तो एक चीज़ समझाती हूँ मैं आपको। मान लो ये बैक्टीरिया है, ये उसकी बॉडी है, यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया लगे हुए हैं बहुत सारे। ओके, सीलिया भी होते हैं, सीलिया का काम भी है मूवमेंट में। ठीक है, लेकिन हम लोकोमोशन की बात कर रहे हैं। लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, किसी में एक होगा, किसी में दो, किसी में बहुत सारे। तो इसके बेसिस पे पूरा बैक्टीरिया का डिवीजन कर सकते हैं हम, उनकी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। अगर मान लो बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजिला है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया में एक होगा, किसी में पूरी बॉडी पे होंगे, किसी में क्या होगा यहाँ पे बंच में प्रेजेंट होंगे, तो क्या बोलते हैं इसको, जब सिर्फ एक फ्लैजिला है, अगर एक बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फ्लैजिला है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर एक ही फ्लैजिला है तो क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। ठीक है, और अगर उसके पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। और अगर उसकी बॉडी पे हैं लेकिन बंच में दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है फ्लैजिला, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उनको, लोफोट्राइकस। ठीक है, इस बेसिस पे हम अपने बैक्टीरियाज को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लैजिला की बात देख ली, तो अभी हमने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी हमने देख लिए, लोकोमोशन देख लिया हमने, मूवमेंट देख लिया, स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, कुछ जो एनसीईआरटी में है हमने एटलीस्ट वो देख लिए। तो अब हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी मूवमेंट होती हैं, ऑल द मूवमेंट जो होती हैं कैन रिजल्ट इनटू अ लोकोमोशन बट दे आर नॉट लोकोमोशन। क्या मतलब है इसका, बताती हूँ। जैसे अगर मैंने ये पेन हिलाया तो क्या ये पेन हिलकर दूसरी जगह पहुँचा, नहीं, मतलब ये जो मैंने मूवमेंट किया है क्या ये लोकोमोशन था, नहीं था। बट अगर मैंने ये पेन ऐसे लेके गई हूँ तो हुआ तो लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो क्या ये मूवमेंट भी था, हाँ। तो क्या बोलते हैं हम, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ठीक है, बट ऑल द मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ओके, आ जाता है एक क्वेश्चन कभी कभी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। ठीक है, तो ये जो हम पूरा मूवमेंट की बात करेंगे, हम सबको जनरल में रख के हमने बात किया है। एनिमल्स होंगे, लोअर एनिमल्स होंगे, या लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, या ह्यूमन बींग्स होंगे। ठीक है, तो उसमें लेकिन हम बात ह्यूमन बींग्स की करेंगे, लेकिन सब इंक्लूड हो जाएंगे। देखना कैसे, सबसे पहले हमने 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है मूवमेंट को। एक है अमीबॉइड, दूसरा है सिलियरी, तीसरा है मस्कुलर। अब मैं बताती हूँ कौन सा कहाँ होगा। अमीबॉइड मूवमेंट तो अभी हमने देखा, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में जो सेल्स हैं
वहाँ पे हम कैसी मूवमेंट देखेंगे, अमीबॉइड मूवमेंट। और हमने कहाँ देखी और कहाँ देखी हमने अमीबॉइड मूवमेंट, और हमने देखी अमीबा में, ठीक है। और दूसरी मूवमेंट क्या है, सीलियरी मूवमेंट। तो पहले तो हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में कहाँ देखी थी, बैक्टीरिया में भी देखी और पैरामीशियम में भी देखी, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में कहाँ है, ह्यूमन बींग्स में देखो नोज़ में, ईयर में, ठीक है। और वहाँ जहाँ पे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है, आप लोगों ने टिश्यू पढ़े होंगे, तो जहाँ पे भी कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो कॉलमनर सेल्स क्या करते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि उनमें सीलिया भी होता है। सारे में नहीं, कुछ सेल्स में सीलिया भी होता है। अगर जैसे कहाँ पे होंगे, जहाँ पे कुछ सीक्रीशन हो रहा होगा, कोई लिक्विड निकलता होगा वहाँ से, कोई ग्लैंड होगी वहाँ पे, ठीक है। कॉलमनर सेल्स कहाँ होते हैं, ग्लैंड्स में होते हैं। जैसे हम हमारे नोज़ में सीक्रीशन होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो सीलिया का काम क्या होगा, धक्का मारना। अब जैसे ये सीलिया लगे हुए हैं और यहाँ से लिक्विड आ रहा है, तो ये हिलते हुए और ऐसे आगे जाएगा, ये काम है सीलिया का। तो हमारी बॉडी में भी हमने देख लिया। अच्छा, अब मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट तो है ही, जो हमारा हम चल पा रहे हैं, सारे फंक्शंस हमने किए हैं, वो किसकी मदद से किए हैं, सब मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 3 मूवमेंट्स हमने पढ़ लिए, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर, ठीक है। अब हम अपने स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, ठीक है, अलोंग विद लिगामेंट्स। तो क्या मतलब है इस लाइन का, बोन्स होंगे, मतलब फ्रेमवर्क क्या है कि जो मेरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसकी वजह से खड़ा हुआ है, बोन्स की वजह से और कार्टिलेजेस की वजह से, ठीक है। और लिगामेंट्स मैंने बोले, लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके रखे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ये लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट की थोड़ा थोड़ा। तो बोन्स की पहले बात करते हैं। तो बोन्स क्या होते हैं, बोन्स हैव हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, ठीक है। तो बोन्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे उंगली में ये बोन है, ओके, बोन की बात करते हैं। तो ये बोन है, हार्ड है, हम नहीं मतलब उसको प्रेस कर सकते। तो ये हार्ड क्यों है, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से, ठीक है। कैल्शियम प्रेजेंट है, फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से ये हार्ड होती है, ठीक है। जब हार्ड है तभी तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी हमको, ठीक है। तो बोन देख लिया हमने। दूसरा कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो जो कार्टिलेज है स्लाइटली सॉफ्ट है, सी दिस इज द नेजल कार्टिलेज, और ये कितना सॉफ्ट है, वी कैन मूव दिस। बट उंगली के कार्टिलेज, हम यहाँ कार्टिलेज ही नहीं ना, बोन को मूव कर सकते हैं कि नहीं, मेरी उंगली मूव कर रही है बट बोन नहीं मूव कर रही है, तो वो उसके मैट्रिक्स की वजह से, जो भी उसका अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेज में क्या होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, और उसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है। तीसरी चीज़ क्या है हमारी, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स हैं इनमें, प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। और ये फाइबर्स कैसे, इलास्टिन है, इलास्टिन फाइबर्स हैं, ठीक है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर जैसे अगर मैं अपनी एल्बो मूव करती हूँ, तो 2 बोन्स हैं, ये 2 बोन्स के बीच में लिगामेंट भी है, ठीक है। तो वो जो लिगामेंट की वजह से मूवमेंट पॉसिबल है, वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लिगामेंट कैसा है, इलास्टिन फाइबर का बना हुआ है, वो स्ट्रेच भी कर सकता है और वो रिलैक्स भी कर सकता है, ठीक है। स्ट्रेच भी हो सकता है वो और रिलैक्स भी हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। फ्रेम, इट प्रोवाइड्स, अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से है कि बोन को बोन सपोर्ट कर रही है, फिर लिगामेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही कार्टिलेज को भी लिगामेंट सपोर्ट करेंगे। तो पूरा सपोर्टिंग का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो पूरी बॉडी जो है ना, पूरी बॉडी का जो वेट है वो संभाल पाते हैं हमारे बोन्स। और क्या करता है, ये गिव्स शेप टू द बॉडी, अलाउज मूवमेंट, ठीक है, मेक ब्लड सेल्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स एंड स्टोर मिनरल्स, ठीक है। तो क्या होता है ना, कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में,
ब्लड सेल्स इसको कुछ बोन्स बनाते हैं। कौन सी बोन्स बनाते हैं ये देख लेते हैं हम। तो जो हमारे बोन्स हैं कुछ ब्लड सेल्स भी बनाते हैं। तो वो कौन सी बोन्स होती हैं जो ब्लड सेल्स बना पाती हैं? वो होती हैं हमारी स्पोंजी बोन्स। ठीक है, स्पोंजी बोन्स होती हैं। स्पोंजी क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ट्रेबिकुले होते हैं। ट्रेबिकुले ऐसे जाल होता है, तो उनके बीच में कैसा स्पेस होती है, तो स्पेस की वजह से वहाँ पे ब्लड सेल्स बनना आसान होते हैं। लेकिन जो कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं, हार्ड बोन्स जो होती हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इसीलिए नहीं बन सकता वहाँ पे ब्लड। ठीक है, तो कुछ स्पोंजी बोन्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो जिनमें ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। तो पहले डायग्राम देखते हैं हम। ये जितना भी आपको ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सब हमारे स्पोंजी बोन्स है। चाहे वो क्रेनियम हो, रिब्स हो, ठीक है, चाहे इधर स्कैपुला हो, ये सारी चीज़ें क्या है, स्पोंजी बोन्स हैं। ठीक है, वर्टिब्री है हमारा, स्कैपुला है, स्टर्नम, ठीक, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस एंड एपिफाइजल एंड्स ऑफ द लार्ज बोन्स। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे जितने भी हैं। एक ओवरव्यू है कि यहाँ कहाँ कहाँ पे ब्लड सेल्स बन रहे हैं। तो नाम के लिए भी याद कर लो, फिर हम इनको पढ़ते ही आगे। ठीक है, the skeletal system is also known as musculoskeletal system. Why it is known as musculoskeletal system? क्योंकि जो मसल्स हैं वो बोन से बहुत अच्छे से अटैच रहती हैं और वो भी सपोर्ट करती हैं बॉडी को। ठीक है, अगर सिर्फ बोन्स होंगे तो नहीं उतना वेट हम बेयर कर सकते हैं। ठीक है, उतना हम भारी नहीं सामान उठा सकते। तो मसल्स हैं जो ये जो भी हम प्रेशर लगा रहे हैं वो मसल्स में इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो मसल्स क्या करती हैं, बोन से अच्छे से अटैच होती हैं और वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसीलिए जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है उसको हम मस्कोस्केलेटल भी बोलते हैं, क्योंकि मसल्स भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं अब हम, जो स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे द स्केलेटल मेक्स अप ऑलमोस्ट अबाउट 1/5 ऑफ हेल्दी बॉडी वेट। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा बॉडी वेट 50 kg है, तो 1/3 तो 1/5 तो किसका होगा, बोनी वेट ही होगा, जो मेरे बोन्स का वेट है। मतलब 10, अगर मैं बोलूँ 50 डिवाइड बाई 5 तो 10 kg बोन्स का वेट है। ओके, द फ्लेक्सिबल इनर फ्रेमवर्क सपोर्ट्स ऑल द पार्ट्स एंड टिश्यू विच वुड कोलैप्स। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स के अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, तो उसको सपोर्ट करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, एक दूसरे के अंदर घुस ना जाए। तो सबको अपनी जो स्पेस प्रोवाइड करता है वो हमारा फ्रेमवर्क होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सर्टेन ऑर्गन सच एज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड द स्कल। तो जो ब्रेन है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर रखा हुआ है, तो उसको वो हेल्प करता है जब भी कोई चोट लगेगी उससे, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है। कुछ भी अगर ज़रा सा भी हुआ तो सारे सेल्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हैं उसमें और न्यूरॉन्स ईजी टू डैमेज होते हैं। बोन्स आर रिजर्वेयर ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड ऑल्सो मेक न्यू सेल्स। ठीक है, तो बोन का मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स का। तो वो रिजर्व करता है, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब भी ब्लड में कमी होगी कैल्शियम की, फॉस्फेट की, तो वहाँ से बोन में से निकल के ब्लड में आ जाएगा। तो एक तरीके से वो स्टोर हाउस की तरह हेल्प करता है। और अभी हमने देखा कुछ सेल्स फाइब्रस स्पॉन्जेस जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड सेल्स को बनाती हैं। अबाउट 1% इन 20 हैज़ एन एक्स्ट्रा रिब। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, लेकिन कुछ में एक एक्स्ट्रा पेयर भी होता है। Bone is an inactive tissue, and even though it is about 22% water, it has extremely strong yet lightweight and flexible structure. तो बोन जो होता है एक्टिव टिश्यू बोला है उसको। एक्टिव टिश्यू क्यों बोला है, बोन के जो सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड होते रहते हैं। ओल्ड क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, फिर न्यू सेल्स बनेंगे। ठीक है,
ग्रोथ नहीं कह सकते हम उसको, बस एक क्या है, सेल्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि एक्टिव हैं तो थ्रू आउट द लाइफ आपकी हाइट बढ़ेगी, बोन्स बढ़ रहे हैं, नहीं। जो पुराने सेल्स थे वो डिजनरेट हो जाएंगे और नए सेल्स बन जाएंगे, यही साइकिल चलती है। अगर ये नए सेल थे तो ये ओल्ड हुए, न्यू सेल्स आ गए, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है। और 22% क्या है, वाटर है, ओके। जो बोन का मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम सॉल्ट हो गया और बाकी का जो एरिया बचा उसमें वाटर है, 22% में वाटर है। A similar frame made of high technology composite materials could not match the skeletals weight, strength and durability. It's as strong as steel but as light as एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर हम ये जो चमत्कार है जो हमें भगवान ने बना के दिया है, ये इंसान नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? जो उसकी इतने कम वेट में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, मतलब इतना अच्छा, कितने पूरा, अगर कोई इंसान 100 साल भी जी रहा है तो उसकी बोन्स चल रही हैं, तो वो ड्यूरेबिलिटी है ना। इतना 100 साल तक नहीं चल सकता ये एल्यूमिनियम और, ठीक है, स्टील नहीं चल सकता है। तो कंपेयर किया जाए बाकी और मटेरियल्स से जो नेचुरली प्रेजेंट है, उसके कंपैरिजन में हमारी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। It can repair itself if damaged and can remodel its bones to thicken and strengthen them. तो हमने जो बोला था ना एक्टिव टिश्यू है, तो एक्टिव टिश्यू क्या है, अगर डैमेज हो गया यहाँ से, मान लो चोट लगी, डैमेज हुआ, तो वो नए सेल्स बन गए, तो वो एक्टिव है इसीलिए तो बन पाए ना। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, एक बार डैमेज हो गए तो डैमेज हो गए, इसीलिए डेलिकेट है ना, इसीलिए हमको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है उसको। लेकिन बोन्स के साथ ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे एक्टिव टिश्यू है, डैमेज होगा तो ठीक हो जाएगा, फिर से रीमॉडलिंग होगी, मतलब शेप मेंटेन करेगा उसकी और थिकनिंग होगी, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ मिले उसको, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे जो हमने जान लिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन होंगी, कहाँ पे कितनी, ये सब कुछ बोन की काउंटिंग करेंगे ताकि हमारे टिप्स पे रहें, ओके। तो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल कितनी बोन्स हैं, 206, ओके। जो बोन है पूरे बॉडी में 206 है। तो उसका डिवीजन कैसे हुआ है, तो देखो क्या होता है, 206 में से 80 तो हमारी निकल जाती हैं एक्सियल बोन्स, और बाकी की जो बचेंगी हमारी वो सब क्या होंगी, अपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्सियल क्यों बोला, तो जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना, इसको हमने एक्सियल बोला। एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि एक सेंटर में आ रहा है ना। एक्सिस किसको बोलते हैं, जो एक्सिस है बॉडी की, यानी जो सेंटर है, वहाँ पे जितनी भी बोन्स आ रही है हमने उसको एक्सियल बोन्स रखा है, ठीक है। वही बॉडी की एक्सिस फॉर्म कर रही हैं, ठीक। तो वो एक्सियल बोन्स में आ रही हैं। तो ये टोटल कितनी है, 80 बोन्स है। और इसमें क्या क्या आता है हमारा, देखो मार्किंग है, ये स्कल आया, ठीक है, और क्या आया, रिब्स आ रही हैं, स्टर्नम आ रहा है, बैकबोन आ रही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सियल बोन में आ रही हैं। तो ये क्या है, एक्सिस बना रही है बॉडी की, ये इनका मेन सपोर्ट का काम होगा, ठीक है। ये अगर हम स्टेबिलिटी से खड़े हुए हैं, इनका काम होगा, जो स्टेबिलिटी हमको बॉडी को दे रहे हैं, इनका काम है, ठीक है। बाकी जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, अपेंडिकुलर सिस्टम का मेनली काम क्या होगा, मूवमेंट का होगा, क्योंकि इसमें लिम्स आ रही हैं। अब देखो जो भी पिंक कलर से मार्क्ड है वो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है। तो वो कैसा, मूवमेंट में काम करेगा, और दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जब भी अगर मान लो कोई भारी बैग उठाया मैंने, ठीक है, ये मान लो ये सिलेंडर है 50 किलो का, अगर ये उठाया हुआ है मैंने, तो क्या होगा, ये ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ उंगलियों पर मतलब उंगलियों को फोर्स लगानी, नहीं, उंगलियां लगाएंगी, फिर यहाँ से पूरे हाथ में ट्रांसफ़र होते होते फिर शोल्डर तक जाएगा, फिर हमारे एक्चुअल सिस्टम के बैकबोन में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफ़र जो होता है ना पूरा वेट का, वो किसका काम होगा, अपेंडिकुलर सिस्टम का, ठीक है। तो हमको एक जनरल आइडिया मिल चुका है कि कौन सा एक्सियल होगा और कौन सा अपेंडिकुलर, ठीक। तो अभी हम पहले अपने एक्सियल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो अगर एक्सियल सिस्टम की बात करें तो एक्सियल सिस्टम में हम किस किस को पढ़ेंगे, स्कल को पढ़ेंगे, ठीक है, और किसको पढ़ेंगे,
वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे और इधर हायोइड होगा। तो हम पहले देख लेते हैं अपना एक्सियल सिस्टम, ठीक है। तो हम अपने एक्सियल सिस्टम में बात कर रहे थे, तो एक्सियल सिस्टम में क्या क्या आएगा अभी हम एक काउंटिंग कर लेते हैं उसकी, ठीक है। तो पहले आएगा हमारा स्कल, दूसरा हमारी एक हायोइड बोन आएगी जो कि नेक में है, ऑसिकल्स आएंगे ईयर में, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ओके। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, ये आएंगे एक्सियल सिस्टम में, ठीक। तो एक्सियल सिस्टम में बात करते हुए अब एक्सियल सिस्टम में भी अगर हम किसकी बात करते हैं, इसकी स्कल रीजन की बात करते हैं, तो स्कल भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड होके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्रेनियल, दूसरा पढ़ेंगे फेशियल, ओके। एक पढ़ेंगे क्रेनियल और दूसरा पढ़ेंगे फेशियल। तो क्या होगा, एक ना हिंट है मेरे पास, हिंट नहीं कह सकते, निमोनिक है याद करने के लिए, फेशियल बोन्स याद करने के लिए, वो है माई माउथ पैलेट नर्व लाइक्स जुकनी इन विनेगर, ठीक है। तो ये आप लिख लो। अब इससे हम कैसे इंटर कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे। तो क्या था माई, तो माई लिख लो, माउथ पैलेट, माई माउथ पैलेट लाइक, माई माउथ पैलेट नर्व लाइक जुकिनी इन विनेगर, ठीक है। तो इसको याद कर लो और बाकी के जितने भी बोन्स बचे वो सब हमारे कहाँ आएंगे, स्कल में। तो बात करते हैं सबसे पहले स्कल में कौन कौन सी बोन्स आएंगी, ठीक है। ये फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 2, टेम्पोरल 4, ठीक। इधर फिर हमारा कौन सा आया, स्फिनोइड, ठीक है। स्फिनोइड भी कितने हो गए 6, और हमारा क्या बचा पैराइटल, तो पैराइटल को मिला के कितना हुआ 8। तो हमारी क्रेनियल बोन्स कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा जितनी भी बोन्स यहाँ पे दिख रही हैं वो सब कौन सी होंगी, फेशियल बोन्स होंगी। तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं 14। तो 22 बोन्स पड़ती हैं पूरे स्कल रीजन में, जिसमें से 8 होती हैं क्रेनियल और 14 होती हैं फेशियल, ठीक है। तो हमने अपना क्रेनियल बोन्स को याद कर लिया और फेशियल बोन्स को याद करने का ये ट्रिक है ही, माई माउथ पैलेट नर्व लाइक जुकनीन विनेगर, ठीक है। और एक जो बोन हमारा बचता है, जो ये हायोइड बोन है ना, इसको ना हम क्रेनियल में यूज़ करते ना हम फेशियल में यूज़ करते, इसको हम अलग से एक हायोइड बोन, बस जैसे हम बात करेंगे स्कल की एक अलग हेडिंग में होगी जिसमें क्रेनियल और फेशियल पढ़ेंगे, फिर हम हायोइड की बात करेंगे, हायोइड, ठीक है, नेक में प्रेजेंट होता है। और हायोइड इज़ द ओनली बोन इन आर बॉडी विच डू नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन्स। क्या मतलब है इसका, कि जो ये है हमारा हायोइड बोन है, ये किसी और बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक। जैसे अगर हम फिंगर्स की फैलेंजेस की बात करते हैं, ये फिंगर की बोन से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं क्रेनियम में ये पैराइटल की बात करूँ और टेम्पोरल की बात करूँ तो वो कनेक्टेड है। तो हायोइड इज़ द ओनली बोन जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और ये कैसी शेप है इसकी, यू शेप है, ओके। तो हायोइड हो गई और मिडिल ईयर ऑसिकल्स हो गए, कितने 3 ऑसिकल होते हैं एक ईयर में, तो टोटल कितने ही होंगे 6, ठीक है। तो मिडिल ईयर में एक कान में 3 तो दोनों तरफ 6, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा 22 हो गए स्कल का, 1 हायोइड का और ये 6 इधर। तो हमने अभी तक कितना पढ़ा 22 स्कल प्लस 1 हायोइड प्लस 6, तो कितना काउंटिंग हुई हमारी 29। तो अभी तक हमने 29 बोन्स काउंट करके रखी हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्डाइल्स, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर 5th रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड हेल्प कॉन्डाइल्स, ठीक है। ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्या कहना चाह रहा है, तो कॉन्डाइल्स क्या होते हैं हिंदी में समझते हैं, कॉन्डाइल्स क्या होते हैं। ये हमारा स्कल है और पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है।
तो जो स्कल है उसमें से 2 कॉन्डाइल्स लगे रहते हैं। ये कॉन्डाइल्स किससे जॉइंट बनाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में। तो जो वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ऊपर वाला वर्टिब्री होता है उससे जॉइंट बनाते हैं और हेड की मूवमेंट में हेल्प। देखो अगर मेरा हेड डाउनवर्ड जा रहा है तो कॉन्डाइल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्डाइल्स के हेड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और जो हम ह्यूमंस होते हैं वी आर डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक मतलब हमारे पास 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है। ठीक, अभी तक हमारी 29 बोन्स का काउंट है। फिर हम बात करते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है। टोटल एक वर्टिब्री ये है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। किससे कनेक्टेड होगी? बोन है, बोन से कनेक्टेड है तो बीच में क्या होगा? लिगामेंट होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मसल होती तो बोन के साथ तो बीच में क्या होना चाहिए था? टेंडन, ठीक है। हमेशा याद रखो, बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 हैं टोटल वर्टिब्री, यानी 26 बोन्स हैं, ठीक। तो यानी हमारी काउंटिंग में 26 और ऐड हो रहा है। तो हमारी अभी कितनी काउंटिंग हुई? 55, ठीक है। अभी तक हमने 55 बोन्स काउंट किए। एक्सटेंड, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ठीक है। तो जो मैंने बोला था कि हम एक्सियल सिस्टम पढ़ रहे हैं ना अभी, तो जो हम एक्सियल सिस्टम का काम क्या था? वो बॉडी की एक्सिस फॉर्म करता था। जो बॉडी को जो स्टेबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो एक्सियल सिस्टम करता है। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? वर्टिब्रल कॉलम को, क्योंकि ये मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। वर्टिब्रल कॉलम और फिर जो रिब केज है, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम है अगर किसी की एक बार डैमेज हुई तो उसका पूरा जो भी लोकोमोटरी सिस्टम है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई है। ईच वर्टिब्री हैज़ अ सेंट्रली होलो पोर्शन नोन एज न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कैनाल पासेस, स्पाइनल कॉर्ड पासेस, ठीक है। तो क्या होता है? ये वर्टिब्री है एक इस तरीके से, ठीक है। तो वर्टिब्री में क्या होता है? बीच में हॉलो स्पेस होती है जिसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड पहुंचती है ऊपर ब्रेन तक, ठीक है। तो जो हम कॉन्डाइल्स की हमने बात की थी कि ये कॉन्डाइल्स हैं और अटैच किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट वर्टिब्री से। तो जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो कौन सा है? एटलस है वो, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि फर्स्ट वर्टिब्री कौन सा है? एटलस है। तो जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो किससे आर्टिकुलेट करता है, यानी जॉइन किससे है? कॉन्डाइल से। और जो कॉन्डाइल्स है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉन्डाइल्स अलग से बोन है। ये जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन है ना वो उसका ही पार्ट होता है, ठीक है। तो हम उसको अलग से बोन में काउंट नहीं करते, उसको ऑक्सीपिटल के साथ काउंट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारी कितनी बोन्स हुई? काउंटिंग की हमने 55 की। बाकी जो बोन्स बची हैं वो क्या होंगी? हमारी वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होगा? हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे प्लस वर्टिब्रल कॉलम नहीं, ये रिब केज है हमारा, ठीक है। तो रिब केज की बात करेंगे हम। वर्टिब्रल कॉलम में तो हमने देख लिया कितनी थी? 26 थी। अब हम बात करेंगे रिब केज की। तो रिब केज देखते हैं, ये है हमारा रिब केज, ठीक है। तो रिब केज में क्या है? टोटल 12 पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 पेयर होते हैं। और एक एक्स्ट्रा जो बोन है वो है हमारी स्टर्नम, ठीक है। तो क्या हुआ? 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर हैं यानी 24 तो रिब्स ही हो गई टोटल, और 1 स्टर्नम हो गई यानी 25 आ गई। तो 25 बोन ऐड कर दो। हमारा काउंटिंग था 55 प्लस 25 टोटल 80। कितनी बोन्स पड़ी थी हमने एक्सियल सिस्टम में? 80 बोन्स, ठीक है। तो जो रिब हमारा जो हमारी रिब्स हैं, ठीक है। तो जो रिब्स होती हैं उसमें टोटल 12 पेयर्स हैं, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गई, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो 26 हमारी बोन्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? तो 26 का अरेंजमेंट है पूरा, उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो 5 पार्ट कैसे? एक होता है सर्वाइकल जो कि सबसे ऊपर, ये सर्वाइकल जो नेक वाला पार्ट होगा ये सर्वाइकल। देन ये जो चेस्ट का पीछे वाला पार्ट होगा ये थोरेसिक होगा। फिर जो बीच में है इसको लंबर बोलेंगे। फिर जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स आएगा। तो C7 मतलब सर्वाइकल में 7 वर्टिब्री आती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो
ये हमारा सर्वाइकल पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो टोटल जब हम सर्वाइकल की बात करेंगे तो उसमें 7 वर्टिब्री आएंगे, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 और सैक्रम में 5 होती हैं जो कि फ्यूज़ होके 1 बन चुकी है। पहले हम 33 पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन अब 26 पढ़ते हैं। जो 33 क्यों पढ़ते थे? क्योंकि सैक्रम में हम पूरा 5 काउंट करते थे, लेकिन अब सिंगल पढ़ते हैं हम, ठीक है। और कॉकिक्स भी सिंगल होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे 26 वर्टिब्रीज फॉर्म होती हैं। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक। अब बचता है स्टर्नम, ओके। तो स्टर्नम की बात करते हैं। तो स्टर्नम जो है इसका काम क्या है? ये आर्टिकुलेट करता है रिब्स से, ठीक है, मतलब रिब्स इस पे आके लगती हैं। इसका अरेंजमेंट भी समझ लेते हैं हम। तो ये है स्टर्नम। तो ये देखो, जो हर बोन एक रिब जो होती है वो 2 जगह आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। 2 जगह आर्टिकुलेट कहाँ से करती है? एक करती है पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरा आगे आके स्टर्नम से लगती है। तो 2 जगह आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम रिब्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन? देखो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी रिब्स हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक करेंगे हम ट्रू रिब्स में। तो ट्रू रिब्स हम उसको बोलेंगे जो दोनों जगह आर्टिकुलेट करेगी, पीछे बैकबोन से, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे स्टर्नम से करेगी। तो ये हमारी ट्रू रिब्स होंगी, कि मतलब यही जो मतलब रिब्स की प्रॉपर्टी है ये अच्छे से फॉलो कर रही है, ये ट्रू रिब्स हैं। फिर दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है फॉल्स रिब। फॉल्स रिब क्या करेंगी? पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है पर आगे डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो कैसे कनेक्टेड है? तो जो 7th रिब में, ये जो हमारा 7th रिब था, ठीक है, उसके जो कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज के सॉफ्ट वाला जो सॉफ्ट कार्टिलेज है उससे आके अटैच होगी। देखो काउंट करते हैं, 7th कार्टिलेज ये है हमारा, ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो कि 8th भी नीचे से आके इससे अटैच हो रहा है, 9th भी अटैच हो रहा है, ठीक है। तो जो 7th रिब का कॉस्टल कार्टिलेज है उससे आके कुछ बोन्स अटैच हो रही हैं और तब जाके स्टर्नम से अटैच हो रही है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं अटैच हो रही। तो ऐसी रिब्स को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब। अच्छा, एक और कैटेगरी पड़ी, तीसरी कैटेगरी क्या है हमारी? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या है? जो आके ना तो 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से कनेक्ट हो रही है ना स्टर्नम से, वो सिर्फ कहाँ से हो रही है? वर्टिब्रल कॉलम, वो भी पीछे, ठीक है। तो वो फ्लोटिंग रिब्स होंगी। तो कौन सी रिब्स हैं जो ट्रू रिब्स में आती हैं? जो हमारी फर्स्ट 7 रिब्स हैं ये ट्रू में हैं, ट्रू रिब्स हैं। बाकी 8th, 9th एंड 10th ये किस में आती हैं? ये आती हैं फॉल्स रिब में, ठीक है। तो ये आर्टिकुलेट पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से कर रही हैं लेकिन आगे नहीं कर रही हैं, ठीक है। आगे किससे करती हैं? वो 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से, ठीक है। और वो जो कार्टिलेज है वो किसका बना हुआ होता है? हाइलिन, मतलब वो हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन मटेरियल का फॉर्म होता है। तीसरी हमारी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी आएंगी? बचेंगी 2, 11th एंड 12th, ठीक है। तो ये हमारा किसका कंसेप्ट क्लियर हो गया? रिब्स का। अब बात आती है स्टर्नम की। तो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम को देख लेते हैं। तो स्टर्नम क्या है? इट इज़ अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरिक्स। तो वेंट्रल और डॉर्सल क्या है? तो जो सॉफ्ट पार्ट है वो सीधे हैं, जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल है, उसके ऑपोजिट साइड वेंट्रल है। ऐसे ही एनिमल्स में अगर हम देखें, जो भी मतलब 4 पैरों वाले जानवर हैं, टेट्रापेडल हैं, तो ऐसे उनके पैर नीचे हैं, तो ये हम्प निकला हुआ है। तो ये चीज़ क्या है? ऊपर हार्ड पार्ट है ना, तो ये क्या है? उनका डॉर्सल है, डॉर्सम है, ये डॉर्सल पार्ट है, और नीचे वेंट्रल हो गया, इजी, ठीक है। तो क्या है? जो स्टर्नम का है, पहले तो वेंट्रल पार्ट पे अटैच्ड है, दूसरा ये फ्लैट है, फ्लैट बोन है, ठीक है। और तीसरा इट इज़ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरेक्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी इंपॉर्टेंट? ये मिड लाइन में, तभी तो एक्सियल सिस्टम में आई, ठीक है, मिड लाइन में है, ओके। तो हमने स्टर्नम को समझा। स्टर्नम का मेन काम क्या है? कि इस पर रिब्स आके अटैच होती हैं, है ना। तो हमारा ये रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, यानी हमारा एक्सियल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक। बाकी आप लोग इन चीज़ों को भी पढ़ें
ताकि अच्छे से नॉलेज मिले। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, तो हमारा ये एक्सियल सिस्टम तो कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा सिस्टम बचा फिर हमारा?